हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में मैथ्स की, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन बात करेंगे सब 2-2 नंबर वाले होंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व, ठीक है, सॉल्व लिखना होगा। उसके बाद अब आपको क्या लिखना होगा भाई, उसके बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एक घन बोला है। घन का मतलब आप एक घन बना लीजिए भाई, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि घन का जो प्रत्येक भुजा होता है वो सभी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी घन का जो प्रत्येक भुजा का अगर मान बोले हम, तो वो सब बराबर होते हैं भाई। ये हमारा घन बन चुका है, इसको हम इधर से मिला देते हैं, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, और इसको इधर से और इसको इधर से, ये हमारा घन हो गया। तो इसमें एक भुजा अगर मान लीजिए कोई ए है, तो बाकी सभी भुजाओं क्या होगी, ए ही होगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें दिया है घन का आयतन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, घन, ठीक है, का आयतन। घन का आयतन हमें यहाँ पर दिया गया है कितना, 1331 दिया गया है, ठीक, ये दिया गया है। अब आपको पता होगा कि घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, एल क्यूब बराबर में होता है कितना, 1331। अब देखिए, ये इसका अगर क्यूब हटाएगा तो इस पर रूट लग जाएगा, या तो आप क्या करिए, इसको क्यूब में बदलिए। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एल क्यूब बराबर, ये कितने का घन है, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए ये 11 का घन होता है, ठीक है। आपको घनमूल याद होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यूब और ये क्यूब कट जाएगा, तो कहने का मतलब आपका जो भुजा का मान है वो कितना निकल के आ गया, 11 निकल के आ गया। तो यही हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिए गए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यानी क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2026। क्वेश्चन में क्या बोला है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, के संलग्न, संलग्न मतलब संलग्न मतलब समझ रहे हैं ना, सटा सटा हुआ है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व या फिर हल। बोर्ड एग्जाम में जब भी लिखिएगा तो सॉल्व या फिर हल जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है प्रत्येक का आयतन दिया गया, यानी प्रत्येक जो है घन का आयतन दिया गया, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, लिखिएगा प्रत्येक प्रत्येक घन का आयतन। तो प्रत्येक घन का जो आयतन आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं उसका क्या, प्रति घन का आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वो होता है एल क्यूब। एल क्यूब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा। अब क्यूब को क्यूब के रूप में इसको भी बदलना होगा, तो एल क्यूब बराबर हो जाएगा, ये कितने का घन है भाई, तो ये 4 का घन है। घन आपको निकालना आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। तो ये घन, ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर निकल जाएगी कितना, 4, ठीक है। कितना ज्ञात हो जाएगा, 4। अब थोड़ा सा हम इसको ग्राफिक तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है दो घन है, क्या है, दो घन है। तो
ये कुछ इस तरीके से आपका घन यहाँ पर हम बना देते हैं समझने के लिए। ये हो गया आपका पहला घन। ठीक है, आगे कह रहा है कि दो घन हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक का आयतन इतना दिया गया है कि संलग्न। कि संलग्न का मतलब इसी से सटाया गया है भाई, इसी जो है घन से वो सटा कर यहाँ पर बनाया गया है। तो इसका ये जो यहाँ पर ये भुजा देख रहे हैं, इसको कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा, और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये दो घन मिलके यहाँ पर क्या हो गया, घनाभ हो गया। अब एक घन का जो हमें आयतन दिया गया था वो 64 दिया गया था, और दूसरे घन का भी 64 आयतन हमें यहाँ पर दिया गया है, यानी दोनों को मिलाकर। तो हमसे इन दोनों को मिलाकर उसी का आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि घन में क्या होता है, अगर कोई एक वैल्यू 4 है तो बाकी सभी वैल्यू क्या होंगी, 4 होंगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पर भुजा का मान निकाल लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई भी इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई भी 4 हो जाएगा, चौड़ाई भी 4 हो जाएगा, और ये ऊंचाई भी इसका क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद, तो चलिए अब इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या निकालना है, घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें लंबाई का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लंबाई का मान 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर कितने घन घन है, दो घन है। एक घन का मान अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये भी तो 4 होगा। तो कहने का मतलब आपका जो घन का लंबाई जो हो जाएगा, यानी एल की जो वैल्यू हो जाएगा, घनाभ के लिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं घनाभ। घनाभ के लिए यहाँ पर हमारा जो लंबाई हो जाएगा, लंबाई यानी एल का मान जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई का मान यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई का भी मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला आप लगा दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा क्या, घनाभ घनाभ का, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2, ब्रैकेट में होता है क्या, लंबाई, और गुणे में क्या होता है, चौड़ाई, और इंटू में क्या होता है, चौड़ाई, प्लस में होता है चौड़ाई, और इंटू में होता है ऊंचाई, और प्लस में होता है क्या, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 है तो 2 को ज्यों को त्यों रखिए। लंबाई का मान हमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 8 दिया गया है, देख सकते हैं 8 इंटू चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, प्लस चौड़ाई का मान 4 है, और ऊंचाई का मान कितना है, तो 4 है, प्लस चौड़ाई का मान, सॉरी ये ऊंचाई है, ऊंचाई का मान 4 है, और लंबाई का मान कितना है, तो लंबाई का मान 8 है। ठीक है, अब बराबर लगाइए, उसके बाद 2 लिखिए, और 8 चौके यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, 4 चौके 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके 32, ये हो जाएगा। अब इसको पूरा टोटल करिएगा, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 और ये 70 हो जाएगा, 70 10 80 हो जाएगा, तो 80 हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिएगा 2 से, तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो आप यहाँ से समझ कर सकते हैं। ये सब गुणा किया गया है, 8 चौक 32, 8 चौक 16, 8 चौक 32 सबको जोड़ के गुणा कर दिया गया है। और इस तरीके से हमें देखिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, और हमने क्या ज्ञात किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात यहाँ पर कर लिया है। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 नंबर यहाँ से देकर जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू में 0 का एक मूल 2 हो तो पी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा भाई, लिखना होगा सॉल्व या फिर हल। उसके बाद हम इक्वेशन को नोट कर लेंगे। तो इक्वेशन में जो हमें दिया गया है वो कह रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर लिख रहा है क्या 3x माइनस में यहाँ पर p इक्वल टू में 0 का एक मूल, का एक मूल का मतलब ये बोल रहा है यक्स का मान हमने आपको दे दिया है कितना 2। जब यक्स का मान 2 दिया गया तो p का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो x के स्थान पे यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुणे x की वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस में यहाँ पर p इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना का हो जाएगा 6 माइनस में यहाँ पर p इक्वल टू हो जाएगा 0। 6 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर p हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। p को पंचांतर करिएगा तो ये हो जाएगा p बराबर में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो p का मान हमें कितना ज्ञात होगा 10, और यही हमें ज्ञात भी करना था, हमें p का ही वैल्यू चाहिए था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ से 2 नंबर जरूर से जरूर देकर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन आसान है। ठीक है, हमें निर्देशांक में क्या दिया गया है भाई, बिंदु क्या दिया है यानी, तो -3 और कामा में दिया गया है 10, और दूसरा जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया 5 और कामा में दिया गया है 4 दिया गया है। और ये जो पहली हमारी बिंदु है इसको हम नाम देंगे x1 और इसको देंगे y1। जो हमारा दूसरा बिंदु है ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। अब देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए एक फार्मूला होता है आपका क्या, x बराबर, ठीक है क्या, x बराबर x1 प्लस में यहाँ पर होता है x2 और अपान में होता है क्या 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर x1 की वैल्यू कितना है तो माइनस में 3 है, प्लस में x2 की वैल्यू कितना है तो 5 है, और बटे में कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उस तरीके से हम क्या करेंगे, x बराबर ये माइनस में 3 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 और नीचे कितना है तो 2 हो जाएगा। तो उस तरीके से x की जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। ठीक है, कितना 1। अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू याद करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर y1 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्या y2, बटे में क्या हो जाएगा तो भाई 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, लिखिएगा y बराबर y1 की वैल्यू कितना है तो 10 है, ठीक है, और y2 की जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 14 और बटे में कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 7 पर में कट जाएगा, तो हमें ये प्राप्त हो गया x का मान और y का मान। हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं मध्य, ठीक, बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है, पहले x का मान यानी 1, उसके बाद y का मान यानी कामा 7। तो इस तरीके से यही वाला हमारा जो क्वेश्चन का होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कह रहा कि यदि बिंदु -1, -3, ठीक है, तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व लिख लेते हैं, उसके बाद बिंदु को नोट करेंगे। तो पहला बिंदु दिया गया -1, कामा में दिया गया क्या -3 दिया गया है, और दूसरा जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया x, कामा में 9 दिया गया है,
और दूरी दूरी को हम डिस्टेंस से यहाँ पर डिनोट करते हैं, डी फॉर डिस्टेंस। और तो डिस्टेंस यानी दूरी कितना दिया गया है, 13 दिया गया है समझने के लिए, ठीक है। तो दूरी का जो फार्मूला होता है, बीच की दूरी का फार्मूला, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, डी बराबर, ठीक है, डी बराबर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में होता है क्या, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। अब आप सोचेंगे x2 x1 ये क्या चीज़ है, तो जो पहला आपका जो बिंदु है इसमें होता है x1 और y1 होता है, और जो दूसरा बिंदु होता है उसमें होता है x2 और y2। d का मान आपको पता है, तो d के स्थान पे हम d का मान रखेंगे और बराबर लगाएंगे, उसके बाद इसका वैल्यू रखेंगे। तो x2 का जो मान है वो कितना है, x है, माइनस x1 की जो वैल्यू है ये माइनस में 1 है, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है वो कितना है, 9 है, और यहाँ पर माइनस से माइनस लगाइए और माइनस में 3 दिया गया है, ये y1 का मान, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे हम 13 को ज्यों का त्यों लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम 13 को ज्यों का त्यों नोट कर देते हैं यहाँ पर, और इसको आगे हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 और 3 12, ठीक है, 9 3 12 और 12 के यहाँ पर क्या करिएगा आप स्क्वायर करिएगा, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, अब हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। पहले एक स्टेप और समझिएगा, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13 बराबर में यहाँ, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144 यहाँ पर हो जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना होगा दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 13 का आपका वर्ग हो जाएगा 169 हो जाएगा, और इस वाली संख्या का जब वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको x प्लस 1 का स्क्वायर ये मिलेगा, और प्लस में 144 मिलेगा आपको, ठीक है। 144 को जब पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब घटाइएगा इसको, यहाँ से आप घटाते हैं, जब घटाइएगा तो ये घट कर आपका आएगा यहाँ पर 5, ठीक है, वो सॉरी 25 आएगा, 25 और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा क्या, x प्लस 1 का क्या स्क्वायर, स्क्वायर इसका हटाएंगे, स्क्वायर इसका हटाएंगे, ये मतलब कितने का वर्ग होगा ये कंफर्म करने के लिए, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और उसके बाद x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये 25 आपका हो जाएगा रूट में, और 25 5 का वर्ग होता है, इसलिए हमने केवल 5 लिखा, ठीक है। अब 4 को एक जो है इधर पंचांतर करेंगे तो इसका x का मान क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना था, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, और क्वेश्चन नंबर 6वां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितने विद्यार्थी हमारे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। वैसे हमारे चैनल पे सभी वीडियो जो है वही होता है जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उन सभी के लिए बस वीडियो बना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए, आपको क्या बोला है, माध्य ज्ञात करने के लिए। तो इस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन होगा, जिसमें लिखा होगा वर्ग अंतराल या फिर कुछ और नाम देगा, और इस तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस में लिखा होगा, ठीक है। वर्ग अंतराल का मतलब एक क्रम में चल रहा है, जैसे यहाँ पर 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 10 ज़्यादा हुआ, 20 से 10 हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, उसके बाद आवृत्ति में 8 12 10 11 9
ये इस तरीके का दिया है। जब भी आपको इस तरीके का देगा तो आपको यहाँ पर 4 खंड बनाना होगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, केवल हमने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लिया है। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें निकालना होगा पहले एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया उसको हम नोट करके 2 से भाग देंगे। जैसे 0 और 10, 0 से 10 दिया गया है तो 0 और प्लस में 10, और बटे में क्या करेंगे? बटे में हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 और 10/2, यानी काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना होगा? 5 लिखना होगा, ठीक। उसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 10 प्लस में 20, और बटे में क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे। उस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 30/2, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। अब यहाँ से देखिए अंतर कितने का है? 5 से ये 15 हुआ तो कितने का अंतर हुआ? 10 का। अब अगले में भी 10 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 का अंतर, ठीक है। अब आप चाहे कंफर्म कर लीजिए, 30 और 20 50 होता है, ठीक है। 30 और 20 क्या होता है? 50 होता है, और 50 का आधा क्या होता है? 25 होता है, ठीक है। अब फिर इसमें 10 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें 10 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा क्या? 45 हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग को ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना हो गया होगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको निकालना होता है क्या? सिग्मा एफ इंटू एक्स, ये निकालना होगा। यानी एफ और एक्स का गुणा करना होगा। तो 8 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक। 15 दूना होता है 30 होता है, 30 का 0 होता है, यहाँ से लगा 3 होता है, 15 का 15 और 3 18, मतलब 180 यहाँ पर हुआ। और 25 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा भाई 250 हो जाएगा। 35 का गुणा 1 में करेंगे तो 35 से कम 35 हो जाएगा, हाथ से लगा 3, 35 से कम 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। 9 पचे 45 का ही हो जाएगा यहाँ पर 5, हाथ से लगा 4, 4 9 चौके 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा? हासिल कितना था? 4 था ना, 36 40 हो जाएगा कुल मिला के, ये हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन को अच्छे से करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर लिखना होगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या आपको क्या करना होगा? योग, यानी जोड़ करना होगा। तो इसको जोड़ लीजिएगा। 8 12 हो जाएगा 20, 11 9 20 होता है, और ये 10। तो यहाँ से कुल मिला के आपका कितना प्राप्त हुआ? तो 50 प्राप्त हुआ। अब इसको जोड़िएगा आप लोग। किसको जोड़िएगा? सिग्मा एफ इंटू एक्स को, ठीक है। इसको आप जोड़ लेते हैं। तो जब यहाँ से आप लोग जोड़ेंगे, इसका पूरा योग करेंगे, तो इसका पूरा योग हम नीचे लिख देते हैं। इसका योग कितना है जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1260, पूरा इसका योग हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे इसका फार्मूला आपको निकालना होता है, यानी फार्मूले पे बैठाना होता है। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स, और बटे में होता है सिग्मा एफ, ठीक है। तो चलिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान हमने अभी ज्ञात किया है, कितना? 1260, और बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू हमने क्या ज्ञात किया है यहाँ पर? तो 50 ज्ञात किया है भाई। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर जो बचेगा वो 126, और बटे में कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अब भाग दीजिएगा, तो इसका भाग कितना आ जाएगा भाई? 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा, 2 बचा, ये 6 हो गया। 5 बचे हो जाएगा 25, 1 बचेगा, 10 में होगा 0 बढ़ा, 5 दूना हो जाएगा क्या? 10। और इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी लोग को इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हमने, आप सभी लोग को अच्छे लगे हैं और आप लोग सीख भी पाए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।